बूढ़े पिता का मौन त्याग। गांव के किनारे बने एक पुराने लेकिन सुंदर घर में रामनाथ जी अपने बेटे रोहित और बहू निशा के साथ रहते थे। रामनाथ जी की उम्र लगभग 70 वर्ष थी। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे रोहित को बहुत संघर्ष करके बड़ा किया था। खेत बेच दिए, गहने गिरवी रख दिए और दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया था। आज रोहित शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी निशा से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। निशा रामनाथ जी का सम्मान करती दिखाई देती थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। रोहित की नौकरी ऐसी थी कि उसे अक्सर दूसरे शहर जाना पड़ता था। वह कई दिनों तक घर से बाहर ही रहता। उसकी गैर मौजूदगी में निशा का असली स्वभाव सामने आता। बाबूजी, आपसे एक गिलास भी ठीक से नहीं रखा जाता। वह छोटी छोटी बातों पर चिल्ला पड़ती। रामनाथ जी चुपचाप सब सुन लेते। उन्हें लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ स्थिति और खराब होती चली गई। अब निशा उन्हें सचमुच समय पर खाना भी नहीं देती थी। कभी बासी रोटी दे देती, कभी कहती रसोई में जो रखा है खुद ले लीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है। रामनाथ जी का दिल टूट जाता, लेकिन वे बेटे से कुछ नहीं कहते। उन्हें डर था कि कहीं बेटे का घर टूट न जाए। एक दिन रोहित ऑफिस के काम से 10 दिनों के लिए दिल्ली गया हुआ था। उसी दौरान निशा ने सारी सब सीमाएं पार कर दी। सुबह रामनाथ जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें तेज बुखार था। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, अगर हो सके तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। निशा ने बिना उनकी ओर देखे कहा, मुझे बहुत काम है। इतनी कम उम्र में बीमारी तो लगी रहती है। रामनाथ जी चुप हो गए। उस रात उन्होंने अकेले कमरे में बैठकर बहुत देर तक अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखा। आंखों में आंसू बहते रहे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने बेटे को सुखी देखने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। अब मेरी वजह से उसके घर में तनाव बढ़ रहा है। शायद मुझे ही यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले दिन उन्होंने अपना पुराना बैग निकाला। उसमें कुछ कपड़े रखे, पत्नी की तस्वीर रखी और एक पत्र लिखने लगे। पत्र में लिखा था, प्रिय बेटे रोहित, जब तुम यह पत्र पढ़ोगे तब तक मैं इस घर से जा चुका रहूँगा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे परिवार में किसी प्रकार की परेशानी हो। मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। मेरी चिंता मत करना। हमेशा खुश रहना, तुम्हारा पिता। पत्र लिखकर उन्होंने मेज पर रख दिया। सुबह सुबह जब निशा सो रही थी, रामनाथ जी चुपचाप घर से निकल गए। बस स्टैंड तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी कठिनाई हुई। घुटनों में दर्द था, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज़्यादा था। कुछ घंटों बाद वे शहर के एक वृद्धाश्रम पहुंचे। वृद्धाश्रम का नाम था सहारा वृद्ध निवास। वहां के प्रबंधक ने उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें रहने की जगह दे दी। रामनाथ जी ने पहले बार महसूस किया कि अजनबी लोग भी कभी कभी अपने से ज़्यादा अपनापन देते हैं। उधर घर में निशा को राहत महसूस हुई। उसे लगा कि अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। जब रोहित दिल्ली से वापस लौटा तो उसने सबसे पहले अपने पिता के बारे में पूछा। पापा कहाँ हैं?
निशा ने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे। रोहित को अजीब लगा, बिना बताए कैसे चले गए। तभी उनकी नज़र मेज पर रखी पत्र पर पड़ी। पत्र पढ़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वृद्धाश्रम, उसके हाथ कांपने लगे। पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते, जरूर कोई बड़ी बात हुई है। उसने तुरंत पिता को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बंद था। अगले दिन वह पत्र में लिखे संकेतों के आधार पर कई वृद्धाश्रमों में खोज करने लगा। तीसरे दिन उसे सहारा वृद्ध निवास में अपने पिता मिल गए। रामनाथ जी बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। रोहित उन्हें देखते ही दौड़ पड़ा। पापा, रामनाथ जी ने मुड़ कर देखा। अगले ही पल बेटा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रामनाथ जी की आंखें भर आई। बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? रामनाथ जी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे सारी बात बता दी। कैसे उन्हें अपमानित किया जाता था, कैसे समय पर खाना नहीं मिलता था, कैसे बीमारी में भी उनकी परवाह नहीं की गई। रोहित स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी ऐसा व्यवहार कर सकती है। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन रामनाथ जी ने सिर हिला दिया। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारे जीवन में फिर तनाव आए। रोहित ने दृढ़ स्वर में कहा, तनाव अन्याय से होता है, सच से नहीं। उस दिन वह पिता को साथ लेकर घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने निशा को बुलाया। क्या पापा ने जो कुछ बताया वह सच है? निशा का चेहरा उतर गया। पहले उसने बहाने बनाए, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे समझ आ गया था कि अब सच छिप नहीं सकता। मुझसे गलती हो गई, उसने रोते हुए कहा। गलती? रोहित की आवाज़ कांप उठी थी। जिस व्यक्ति ने मुझे जीवन दिया, उसे आपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। निशा सिर झुकाकर खड़ी रही। उसे अपनी हर बात याद आने लगी, हर ताना, हर अपमान, हर वह दिन जब उसने एक बूढ़े इंसान का दिल दुखाया था। कुछ देर बाद वह रामनाथ जी के पैरों में गिर गई। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। रामनाथ जी का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने बहू को उठाया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर ले। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। निशा ने पूरी ईमानदारी से अपने व्यवहार को सुधारा। वह रामनाथ जी की दवाइयों का ध्यान रखती, समय पर खाना देती और उनका सम्मान करती। रोहित भी अब पहले से ज़्यादा समय अपने पिता के साथ बिताने लगा। एक दिन शाम को सभी लोग आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। रामनाथ जी अपने पोते को गोद में खिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने सोचा, कभी कभी जीवन में हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर रिश्तों में सच्चाई और पश्चाताप हो तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। उस दिन के बाद उस घर में किसी ने भी बुजुर्गों को बोझ नहीं समझा, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि जिन कंधों पर बैठकर हम दुनिया देखते हैं, उन्हें उम्र में आखिरी पड़ाव में अकेला छोड़ना सबसे बड़ा अन्याय है। शिक्षा, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान केवल संस्कार नहीं, बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य है। जो लोग अपने बुजुर्गों की कद्र करते हैं, उसके घर में प्रेम, सुख और आशीर्वाद बना रहता है।